बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम है दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, बेसिकली क्या है कि एक आइडियल गैस के अंदर जब हम उसके किसी प्रेशर या उसके टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंजेस लाते हैं, तो उस गैस के वॉल्यूम के अंदर या उस गैस की यू नो जो वो स्पेस वॉल्यूम, मतलब यही होगा ना कि जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं थ्रू एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो डेफिनेशन देखिए, एन इक्वेशन दैट शोज द इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस इन प्रेशर and temperature on the volume of a gas of a given amount of gas is called ideal gas equation. Ideal gas equation हमें क्या बताती है कि जब हम प्रेशर चेंज कर देते हैं किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस का, या जब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो उस गैस की वॉल्यूम के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो आपको तीन तरह के लॉज को कंबाइन करने से मिलती है। ठीक है, पहला क्या है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, जो कि ये कहता है कि दैट जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, बाकी दो वेरिएबल्स यानी टेम्परेचर और जो अमाउंट ऑफ द गैस है वो आपने हमेशा कांस्टेंट रखनी है। अच्छा, दूसरा जो आपके पास लॉ है दैट इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का एक इक्वेशन है, एक रिलेशनशिप है, जो कि ये कहता है कि दैट जब आप टेम्परेचर किसी भी गैस का इंक्रीज करोगे तो उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि बैलून है कि आप उसके अंदर गर्म हवा भरोगे तो वो ज़्यादा फूलेगा, लेकिन जो वो हवा ठंडी होती चली जाएगी, जो वो गैस जो बैलून है वो सिकुड़ता चला जाएगा, उसकी वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी उसने कम वॉल्यूम अब ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। इसी तरह एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, आपने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर दिया, ठीक है, तो उसकी जो वॉल्यूम थी पहले वो इतनी थी, लेकिन अब आपने वो प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह आप किसी बॉक्स को के ऊपर प्रेशर देते चले जाओ तो जाहिर सी वो बॉक्स दबता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है ये वाला जो प्रेशर वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप है, ये आपको देता है बॉयल्स लॉ, जबकि जो चार्ल्स लॉ है वो आपको टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप देता है। और यहाँ पर चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर बाकी दो वेरिएबल्स ऑफ द गैस वो कांस्टेंट है। बाकी दो वेरिएबल्स क्या थे, प्रेशर और दूसरा अमाउंट ऑफ द गैस। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि गैस के अंदर हमेशा चार वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम और उसकी अमाउंट। ठीक है, जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे ना इन केस ऑफ द गैसेस, तो आप देखोगे कि दो चीजें जो है वो वेरिएबल होंगी और दो चीजें कांस्टेंट होंगी। ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर के साथ छेड़खानी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी दो वेरिएबल्स बाकी जो दो चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द गैस। इन केस ऑफ द चार्ल्स लॉ आप प्ले कर रहे हो विद द वॉल्यूम एंड विद द टेम्परेचर, और यहाँ पर जो है वो प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ जो है वो ये स्टेट करता है कि दैट जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ द गैस होगी वो उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। देखो ना, आप अगर सपोज आप एक डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हो, तो आप जो है वो 5 किलो का आटा लेते हो, आटे का थैला लेते हो, तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर आप वहीं 20 किलो का आटा लेते हो तो वो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। सेम इज द केस हेयर, आपने गैस ही थोड़ी ली है तो वो थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करेगी, लेकिन अगर आपने गैस ज्यादा ले ली है तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी। बैलून की एग्जांपल लो, आप उसमें कम हवा भरोगे वो कम फूलेगा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ज्यादा हवा भरोगे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन यहाँ पर भी दोनों बाकी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यानी प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस में, इफ आई हाईलाइट देम फॉर यू, जस्ट अ मिनट, तो आप देखोगे कि जो तीनों इक्वेशंस आपको दी गई हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड आपके पास ये
एवोगैड्रोस लॉ, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि तीनों में रिलेशनशिप किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ है। तो अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो वॉल्यूम को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। और P जो है वो देखिए आपके पास क्या है, P जो है वो डिनोमिनेटर में आता है और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द गैस वो हमेशा न्यूमरेटर में आ रही है। तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन V not into, it is directly proportional to NT over P. Now if you remove this proportionality constant, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, और एक प्रोपोर्शनैलिटी के बजाय एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं R. V इज इक्वल टू R NT over P. आप क्या करें, आप इसको और सिंपल इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो P को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, इट वुड बिकम V P या PV मोस्टली लोग लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू N R T, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका देखिए यहाँ पर इन्होंने वही किया कि दैट बाकी सारी इक्वेशंस को कंबाइन किया, दिस बिकम्स दिस, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, उसकी जगह इज इक्वल टू एंड आर आ गया, इक्वेशन को रीअरेंज किया, P को इधर ले गए, इट बिकम्स PV इज इक्वल टू NRT। ये जो R है ये असल में क्या है, इसको जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो हम वैल्यूज भी आगे डिफरेंट डेरिवेशंस में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, ये आपने रट लेनी है, दिस इज योर जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। अब अगर आप अमाउंट ऑफ द गैस 1 मोल लेते हो तो अमाउंट क्या है, अमाउंट n से इंडिकेट होती है, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इट बिकम्स इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT। समझ आ रही है? अब अगर आप इसको भी रीअरेंज करते हो तो R इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1। ये तब होगा जब आपके पास इनिशियल, सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई है कि इनिशियली मेरी गैस का प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर ये था, फिर आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि सपोज मैंने जो है वो क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो भी चेंज हो जाएगी, वो P1 से P2 कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो भी चेंज हो जाएगी, वो V1 से V2 हो जाएगी। तो ये जो P1 V1 वाली इक्वेशन है, इन्होंने इसको फर्स्ट गैस कंडीशन के इक्वल दिया है और ये भी R के इक्वल होती है, ठीक है। एंड ये जो सेकंड है ये भी हमेशा R के इक्वल होगी, क्योंकि आप जब भी इनको डिवाइड करोगे ना PV और T की वैल्यूज को, तो ये हमेशा इस कांस्टेंट के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो अब ये चूंकि दोनों इक्वेशंस एक कांस्टेंट के ही इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। सपोज आप ये देख लो ना, वो जैसे वो नहीं था कि A इज इक्वल टू B, ठीक है, एंड C इज ऑल्सो इक्वल टू B, ठीक है, तो इसका मतलब A इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि अगर P1 V1 ओवर T1 जो है वो इक्वल है टू R गैस कांस्टेंट के, डिवाइडेड बाय, और P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 वो भी R के इक्वल है, तो ये P1 वाली इक्वेशन भी P2 वाली पूरी इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो यूं आप इजीली देखो, आपको सिचुएशन दी जाए कि भाई मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर पे, मतलब T1 पे प्रेशर ये था, P1 ये था, V1 ये था, ठीक है, और जब मैंने टेम्परेचर को चेंज किया है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर मुझे पता नहीं कि मैंने कितना चेंज किया है, तो मेरे पास जो प्रेशर ऑफ द गैस था वो P2 आया, ठीक है, और V2 आया, ठीक है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करके T2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस के लिए आपको ये वाली इक्वेशन लाजमी पता होनी चाहिए, जो कि कहाँ से डिराइव होगी, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव होगी। इस इक्वेशन में भी सपोज आपको NRT की वैल्यू दी गई है,
v की भी वैल्यू सपोज दी गई है तो आपकी p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या इन चारों पांचों वेरिएबल्स में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको p, v, n और t की वैल्यू दी गई है तो आप r की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये पूरी इक्वेशन जो थी बेसिकली क्या थी, ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, या यू कैन से इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है। होप सो आपको ये पूरा फिनोमेना क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।